हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है तो आइए स्टार्ट करते हैं हीट का नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, पर उसके पहले पढ़ते हैं हम लोग फ्रीजिंग ऑफ लेक के बारे में। देखिए, फ्रीजिंग ऑफ लेक जो कोल्ड कंट्रीज़ होती हैं, आपको पता होगा कि कोल्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, जो यानी सराउंडिंग टेम्परेचर होता है वो कई बार माइनस में चला जाता है। मीन्स मान लीजिए कि आउटर टेम्परेचर -T डिग्री सेल्सियस है, तो और पानी का टेम्परेचर कितना होता है, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है जस्ट, यानी नीचे तो 4 डिग्री रहता है और क्या होता है कि ऊपर एक बर्फ़ का लेयर जम गया है। ये बर्फ़ का लेयर जम गया है। इसके जस्ट नीचे जो टेम्परेचर होगा, जस्ट नीचे की बात कर रहा हूँ, नीचे तो 4 होता है, आपकी बात राइट है, जस्ट नीचे कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आइस लेयर है ये सॉलिड है, तो ये हायर टेम्परेचर है क्योंकि ये -T है, तो अभी भी हीट बाहर की तरफ फ्लो होगी, हायर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होती है ना। तो जैसे जैसे हीट बाहर जाएगी, हीट इज लॉस्ट, ये जो लेयर है वो थिक होते जाएगा। हमको वही कैलकुलेट करना है, थिकनेस ऑफ लेक इन टाइम t, थिकनेस ऑफ लेक इन टाइम t। देखिए, मैं आपको बताऊं एक चीज कि लेक का मान लीजिए पहले जो थिकनेस है वो क्या है, y है। समय के साथ जैसे जैसे ये थिकनेस बढ़ेगा, जो हीट को पार करना पड़ेगा लेंथ, वो ज्यादा होते जाएगा, इजंट इट? यानी हर बार उतना ही थिकनेस बढ़े ये जरूरी है क्या? नहीं। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये y थिकनेस है, अभी हीट को कितना यानी कितना बाहर जाना है इतना ही, पर जैसे जैसे ये बर्फ का लेयर बढ़ते जाएगा क्या होगा, हीट नीड्स टू बी और हीट विल टेक मोर टाइम टू फ्लो, इजंट इट? तो मैं क्या करता हूं, एक छोटे से टाइम dt में लेट इंक्रीज इन थिकनेस बी, इंक्रीज इन थिकनेस बी dy। बहुत ही छोटी इंक्रीज हमने पकड़ी है। मान लीजिए ये 0 को थोड़ी देर के लिए मैं रब करता हूं कि बहुत ही दिख रही है आपको, ये जो छोटा सा लेयर, ये बहुत ही पतला लेयर है, इसका थिकनेस मैंने कितना पकड़ा है, dy, ताकि लगभग हीट कांस्टेंट हो। अच्छा देखिए, हमने आपको बताया है कि डेल्टा T इट इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू RT, इजंट इट? अच्छा, डेल्टा T क्या है, यहां तो 0 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज डेल्टा T? हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर इक्वल टू I इंटू RT। अच्छा, हायर टेम्परेचर कितना है, 0 है, 0 माइनस ऑफ -T इक्वल टू I, RT कितना आएगा? देखिए, हीट कितना फ्लो कर रही है, लेंथ dy, हीट कितना फ्लो कर रही है, लेंथ dy। RT क्या होता है, L अपॉन KA, इजंट इट? L अपॉन KA, समझ में आ रहा है? तो हीट कितना फ्लो कर रही है, लेंथ y अपॉन k इंटू a। तो 0 माइनस और -T, तो T K A अपॉन y, ये मेरा I होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मुझे क्या करना पड़ता है, बार बार चेक करना पड़ता है कि चल रहा है कि नहीं कैमरा। T K Y, नहीं तो कई बार क्या होता है, मैं सिखाते जाता हूँ, कैमरा उधर चार्जिंग वगैरह के साथ 2-3 बार ऐसे हो गया है कि बंद हो गया है और मैं यहाँ निवांत चालू। तो I क्या है, फ्लो ऑफ हीट है, तो T K A अपॉन Y, फ्लो ऑफ हीट क्या लिख सकते हैं, इट इज dq बाय dt, ठीक है? अच्छा, तो ये dq क्या होगा, छोटा सा dq,
ये होगा टी के ए डी टी अपॉन वाई, इजंट इट। डी टी को सिर्फ मैंने ऊपर ले लिया है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो डी क्यू है ये हीट है। अच्छा, ये जो छोटी सी हीट है जो बाहर निकली यहां से, डी क्यू क्या है, छोटी सी हीट है। ये जो जब छोटी सी हीट फ्लो हुई तो ही तो ये लेयर जमा है डी वाई का। What is dq? It is flow of heat in small time dt. ये छोटा सा हीट बाहर निकला, that is a heat lost, isn't it? ये dq क्या है, heat lost। इसी से तो, इससे तो बर्फ जमी, इसी से तो बर्फ जमी, इजंट इट? ये छोटी सी से dq से तो बर्फ जमी है। अच्छा, बर्फ जमेगी तो dq क्या होगा, ml, याद है, मास इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इजंट इट? अच्छा, मास कितना होता है, मास कितना होगा, मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू लैटेंट हीट। समझ में आ रहा है, इजंट इट? तो ये वॉल्यूम क्या होगा, इट इज एरिया, ये पूरे का एरिया ए है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट कितना है, ये dq किसके लिए, ये छोटी सी हीट के लिए ना, तो एरिया पूरा ए है और छोटी सी हीट क्यों जितनी जमी है dy। ये छोटी सी हीट किससे है, बर्फ के लिए है ना, जो एक्स्ट्रा बर्फ जमी है, इजंट इट? तो जब मैं वॉल्यूम लिखूंगा वो एरिया ऑफ बेस इनटू dy। समझ में आ रहा है, व्हाट इज वॉल्यूम, इट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। समझ में आ रहा है, तो ये वॉल्यूम क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू स्मॉल हाइट। ये छोटी सी हीट किसके लिए है, ये छोटे से बर्फ के लिए ना, डीवाई वाले बर्फ के लिए, तो ये डी क्यू। अभी ये दोनों मैच करो, ये भी डी क्यू है, ये भी डी क्यू है, इसके आगे मैं लिख देता हूं, क्या होगा, टी के ए वाई इंटू डी टी। तो ए ने ए को मार दिया, इजंट इट? इस तरफ सिर्फ अगर मैं डी वाई लिखता हूं तो डी वाई इक्वल टू क्या होगा, टी के, ये वाई को ऊपर लेके जाओ वाई के साथ, टी के ए तो कैंसिल हो गया अपॉन रो, और ये एल भी है, रो एल इंटू डी टी, इजंट इट? अभी इंटीग्रेट करो तो वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों तरफ से, तो ये टी के रो एल, तो ये तो कांस्टेंट है, तो डी टी का इंटीग्रेशन आता है टी, और एक वाई रेज टू 1 है ना, तो जैसे एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो यहाँ एन के जगह क्या है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो वाई स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आया? तो ये ही इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 2tk अपॉन रो एल इंटू टी, दैट इज द थिकनेस दैट इज फाउंड इन टाइम t। तो बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपको आना चाहिए, समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, फ्रीजिंग ऑफ अ लेक। स्क्रीन पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि फ्रीजिंग ऑफ द लेक में हमने क्या किया है, क्या होता है, सराउंडिंग जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चलता है, और ये 0 डिग्री है तो डेफिनेटली लेक से ही हीट बाहर जाएगी, पर क्योंकि ये लेयर है तो सॉलिड है इसलिए कंडक्ट होगी हीट, तो कंडक्ट होगी हीट, फ्लो कैसे होती है, डेल्टा टी इक्वल टू आई आर टी। अभी देखिए ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं आर टी, ये क्या होता है, एल अपॉन के ए, एल इज द लेंथ थ्रू विच, अगर पिछले एग्जांपल देखोगे आप तो लेंथ थ्रू विच द हीट हैज टू फ्लो, याद है ना, 2 हम रॉड्स रखते थे। तो पहले देखिए वाई था थिकनेस, टाइम के साथ अगर ये बर्फ बढ़ते जाएगी तो ये लेंथ बढ़ते जाएगा, तो फ्लो चेंज होते जाएगा, तो इसलिए हम सीधा उसको एडअप नहीं कर सकते। मैंने क्या किया, एक छोटे से टाइम dt में मान लो थिकनेस dy से बढ़ा, dy से बढ़ा यानी बहुत ही छोटा बड़ा, वी कैन कंसिडर इट एज कांस्टेंट लेंथ, ये लगभग y और y प्लस dy लगभग सेम है,
इसलिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये टी हायर माइनस टी लोअर इक्वल टू आई आर टी लिखा है मैंने। आर टी क्या होता है, एल केप ए। अगर इसका एरिया ए है, लेंथ कितना है y प्लस डी वाई, पर डी वाई बहुत ही छोटी क्वांटिटी है इसलिए y अपॉन के ए। तो I जो फ्लो ऑफ हीट है वो इतना है अगर सब लोग हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये, पर ये I क्या था, इट इज फ्लो ऑफ हीट यानी डी क्यू बाय रेट ऑफ फ्लो, डी क्यू बाय डी टी, फ्लो ऑफ हीट इन स्मॉल टाइम डी टी, इजंट इट। तो डी टी भी ऊपर चला गया तो फ्लो ऑफ हीट ये है, ये हीट लॉस्ट है, छोटी सी हीट लॉस्ट, और ये ही हीट लॉस्ट क्या कर रही है, यही हीट निकली इसलिए तो बर्फ जमी है। तो यही हीट क्या होगा, बर्फ जमती है तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा, यही छोटी सी हीट क्या होगी, ml, ml मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और ये एरिया ऑफ, ये कौन सी है, m किसका मास है, m इज अ मास ऑफ आइस दैट इज जमिंग, जमिंग मींस फ्रीजिंग, इजंट इट। m क्या है, मास ऑफ आइस दैट इज फ्रीजिंग। तो क्या होगा, मास ऑफ आइस, वॉल एरिया तो ए है, मास कितना जम रहा है एक्स्ट्रा dt टाइम में, ये dy वाला, तो इसलिए हाइट हमने एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट dy लिया है। ये dq था, ऊपर भी dq था ये, तो मैंने दोनों को इक्वेट किया, a ने a को मार दिया, y के साथ आ गया तो y dy, और ये रो एल नीचे आ जाएगा t के dt, इंटीग्रेट करेंगे तो y का y स्क्वायर बाय 2, और ये dt का तो d आएगा क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, इजंट इट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो है रेडिएशन। रेडिएशन जो है, एक बात मैं बता दूं आपको कि एनी बॉडी, एनी बॉडी नहीं, एनी बॉडी, ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट लिखो अबाउट 0 केल्विन, 0 केल्विन समझते हो, 0 केल्विन दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस। अगर -273 डिग्री सेल्सियस से अबाव होगा टेम्परेचर, इट वाइब्रेट्स। सबसे पहला पॉइंट, उसमें कुछ एनर्जी होती है इंटरनल, वो वाइब्रेट होते रहता है, स्पेशली गैस मॉलिक्यूल्स। अगर वो वाइब्रेट होते रहता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोलती है, जो भी पार्टिकल वाइब्रेट होता है वो वेव रिलीज करता है। वो क्या करता है, वेव रिलीज करता है, यानी एक तरह की एनर्जी एमिट करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, इजंट इट। तो हमारे जो है, मान लो रूम टेम्परेचर कितना होता है, मान लो उसको मैं 27 डिग्री मानता हूं सेल्सियस, इजंट इट, यानी कितना हो गया 273.15 प्लस 27, लगभग 300 केल्विन हो गया। तो 0 केल्विन के ऊपर 300 केल्विन है, यानी जो भी बॉडीज यहां प्रेजेंट हैं वो क्या एमिट करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करती हैं। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएशन का नाम दिया गया है। और ये आगे चल के देखेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये वेव्स क्या होते जाती हैं, बढ़ते ही चले जाती हैं। तो 300 केल्विन पे ये रूम टेम्परेचर पे ये वेव्स एमिट करेंगी, और ये वेव्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन का नाम हमने दिया हुआ है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैंने पहले भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो क्या है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहाँ से चालू का होता है? आपको पता है कि रेडियो वेव्स आते हैं पहले, फिर माइक्रोवेव्स आते हैं, फिर कौन से आते हैं? इंफ्रारेड, फिर विगब्योर आएगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फिर अल्ट्रा वायलेट आएगा, इजंट इट आते, फिर एक्सरेज आते हैं, फिर गैमा आते हैं। इस तरह से ये क्या होते जाता है? चलते आते हैं। तो ये रेडिएशंस हमको दिखती हैं क्या? नहीं दिखती। दिख रहा है मेरे बॉडी से, अभी मेरा भी बॉडी का टेम्परेचर 37, तो कुछ वेव्स दिख रही हैं क्या? नहीं। रूम टेम्परेचर तक, 0 से मान लो एक रूम टेम्परेचर तक लगभग ये जो वेव्स निकलती हैं वो इस जोन में रहती हैं। ये विगब्योर है, ये वाली लाइट है हमको दिखती है, दिस इज विजिबल, ये विजिबल है, इजंट इट? ये जो वेव्स जो निकलती हैं लगभग रूम टेम्परेचर तक या मान लो 50-60 डिग्री सेल्सियस तक, वो वेव्स जो होती हैं दे आर इन नॉट विजिबल रेंज, वो विजिबल रेंज में नहीं होती, विजिबल रेंज में नहीं होती। पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वेव्स क्या होती हैं? एमिट होती हैं, इजंट इट? तो सर आपका जो शर्ट का जो ग्रीन कलर है वो इसके वजह से दिख रहा है क्या? नहीं, वो रेडिएशन के कारण नहीं दिखता है, वो रिफ्लेक्शन के कारण दिखता है। मेरे शर्ट के ऊपर लाइट गिर रही है, इजंट इट? ये शर्ट क्या कर रहा है? बाकी सब कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए ग्रीन कलर दिख रहा है, इजंट इट? मान लो किसने रेड शर्ट पहना है, उसका रेड शर्ट का कलर क्यों दिखता है? क्योंकि वो उसके ऊपर लाइट गिरती है, रेड कलर क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट करता है। पर मान लो अगर मैं कोल जलाऊं, इग्नाइट करूं, तो उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है तो वो क्या होता है? लाइट खुद एमिट करता है। सोचो, यहां मान लो आपने देखा होगा कई बार आयन को हीट करते हैं, टीवी वगैरह में दिखाते हैं पिघलाने के लिए, तो वो रेड हॉट आयन बन जाता है, दिखता है। अभी सोचो कि मैं क्या करूं, रेड कलर वाले आदमी को क्या करूं? रुकाऊं, जिसने रेड कलर वाला आदमी नहीं रहेगा, जिसने रेड शर्ट पहना है समझो, इजंट इट? और मैं क्या करूं? एक रेड हॉट आयन बार क्या करूं? इधर साइड में रखूं, क्या दोनों का रेड कलर आपको दिखेगा? इजंट इट? पर मैंने मान लो लाइट स्विच ऑफ कर दी, सब पूरा अंधेरा कर दिया, यहां पर अंधेरा कर दिया, तो क्या मेरे रेड कलर जो शर्ट है वो दिखेगा क्या? वो रेड कलर शर्ट अंधेरे में, आपने देखा हो कई बार लाइट बंद हो जाए तो पूरा अंधेरा ब्लैक दिखता है। पर अगर उसी अंधेरे में अभी तक आपको कोयला जलता हुआ उसका रेड कलर अभी भी दिखता है। वो रेड कलर क्यों दिखता है? क्योंकि लाइट एमिट हो रही है उसमें से, वेव्स एमिट हो रहे हैं, लाइट नहीं बोलना चाहिए, वेव्स एमिट हो रहे हैं उसमें से। रेड हॉट आयन बार अभी भी लाइट बंद होने के बाद भी दिखता है। तो कहने का मतलब क्या होता है? रेडिएशंस में वेव्स एमिट होती हैं, थोड़ी सी फील आई? रेडिएशन में वेव्स एमिट होती हैं, इजंट इट? अच्छा सर, अगर रेज एमिट हो रही हैं, मान लो ये बुक है, ये रेज एमिट हो कर रहा है, मैंने आपकी बात मानी, वेज एमिट कर रहा है यानी एनर्जी एमिट कर रहा है, वेज एमिट कर रहा है यानी एनर्जी एमिट कर रहा है। आप ये बोलना चाहते हो? मैंने बोला हाँ, मैं यही तो बोलना चाह रहा हूं कि ये सर फिर ये ठंडा क्यों नहीं होता? अगर ये एनर्जी दे रहा है तो एनर्जी इज लॉस्ट, इजंट इट? अगर एनर्जी लॉस्ट है तो ये ठंडा क्यों नहीं हो रहा? ये ठंडा होना चाहिए सर। ये बुक, जो बुक है, सपोज ये वेव्स एमिट कर रहा है, ये बुक का टेम्परेचर कितना है? बुक का टेम्परेचर कितना है? रूम टेम्परेचर है, तो वेव एमिट करना चाहिए ये। मैंने बोला हाँ। फिर सर ये ठंडा होना चाहिए। मैंने बोला हाँ। फिर क्यों नहीं हो रहा है ठंडा? मैंने बोला ठंडा इसलिए नहीं हो रहा भाई साहब क्योंकि बाहर से भी जो एनर्जी आ रही है वो, ये मान लो ये बुक के सामने कुछ दूसरे है, चेयर पड़ी है, ये भी तो एनर्जी एमिट कर रही है, उसमें से ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो कभी भी कोई भी मटेरियल क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है और साइमल्टेनियसली एमिट भी करता है, क्योंकि दोनों सब सेम टेम्परेचर पे हैं।
समझ रहे हो? तो एनी बॉडी, एक बॉडी जो है वो क्या करता है, हीट एनर्जी एमिट भी करता है और साइमल्टेनियसली हीट एब्जॉर्ब भी करता है। समझ रहा है? पर अगर मान लो चाय का एकदम ठंडा कप है, बराबर है, मान लो मैं क्या करता हूं, एक सिस्टम और सराउंडिंग मानता हूं, ठीक है, मान लो ये क्या है, सिस्टम है और ये क्या है, सराउंडिंग है। और ये सिस्टम क्या है, चाय का कप है। चाय का कप का खुद का टेम्परेचर कितना होता है, टी कप, हाँ, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग और सॉरी सिस्टम विल बी ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, इजंट इट? सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा होगा और ये जो रेडिएशन है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी भी बढ़ते जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाती है ना, तो क्या होगा, अगर ज्यादा वाइब्रेट होगा तो ज्यादा वेव छोड़ेगा। तो अगर टी कप है तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो ये एनर्जी एमिट जो करेगा, ई मैंने यहां ई ए लिखा है, एनर्जी जो एमिट करते हैं ई विल बी ग्रेटर देन एनर्जी एब्सॉर्ब, क्योंकि ये एमिट, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा, इसलिए वो ठंडा होते जाता है, इजंट इट? उस वैसे ही मान लो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मान लो सिस्टम और सराउंडिंग, तो उसमें आपको दिखेगा कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या है, लेस देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो ये क्या करेगा, एमिट हीट लेस करेगा पर एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। सराउंडिंग इसको ज्यादा हीट देगा क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है। तो एनर्जी जो रेडिएट होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो सब चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ये रेडिएशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी बातें हैं जो मैंने बताई है, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो दिस इज अबाउट रेडिएशन। आप स्क्रीन पॉज करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आप एक बार लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन के बारे में। देखिए एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन जैसे मान लीजिए एक कोई भी बॉडी में सिलेक्ट करता हूं, इजंट इट? ये कोई भी बॉडी मैंने सिलेक्ट की। अच्छा, इसके ऊपर मान लो क्यू एनर्जी गिरी, तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, मान लो एकदम शाइनी सरफेस है तो क्या होगी, मेजॉरिटी ऑफ हीट कांच वगैरह होगा तो रिफ्लेक्ट होगी, बराबर है। कई बार क्या होता है, मान लो धूप में मैंने मिरर रखा तो हीट होती है, पर धूप गर्म भी हो जाता है, मिरर रिफ्लेक्ट तो होती है, क्योंकि कंप्लीट रिफ्लेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। कुछ हीट क्या होती है, अंदर जाती है। ये जो कुछ हीट अंदर जाएगी उसमें से पार्ट ऑफ द हीट ये एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी। इसकी वजह से मान लो कोई चीज मैंने मिरर धूप में रखा तो एनर्जी रिफ्लेक्ट तो हुई, पर क्या मिरर गर्म हो जाएगा? हाँ, डेफिनेटली गर्म हो जाएगा। तो क्यों गर्म हुआ है? क्योंकि उसने एब्जॉर्ब की है हीट, ठीक है। और कुछ मटेरियल क्या करेंगे, जैसे मान लो गैस है, पूरी गैस है, एक तरफ से सन और अर्थ के बीच में क्या है, इतना एटमॉस्फेयर है, तो क्या होता है, मेजॉरिटी हीट, अगर ये पूरा जो स्टैक है, ये पूरा जो लेयर है वो गैस का है, तो मेजॉरिटी हीट क्या होते जाएगी, ट्रांसमिट होते जाती है। क्यों ट्रांसमिट, इजंट इट? तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, किसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, किसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, किसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन ज्यादा होगा, डिपेंड्स, इजंट इट? तो जो भी हीट दी जाती है उसमें से QA क्या होता है, एब्जॉर्ब होती है, QR रिफ्लेक्ट होती है, या तो ट्रांसमिट होती है। तो किसी भी बॉडी पे क्या हुआ, अगर हीट गिरी है तो QA क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड,
QA क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब्ड। QR क्या होता है? हीट रिफ्लेक्टेड। और QT क्या होता है? हीट ट्रांसमिटेड। जैसे ठंडियों में हम लोग क्या पहनते हैं? डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, ब्लैक कलर का पहनेंगे ठंडी में, ताकि जो भी हीट मिले हम एब्जॉर्ब करें। गर्मियों में क्या करते हैं? लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, इजंट इट? तो ब्लैक क्या करता है? ब्लैक कलर एकदम डार्क ब्लैक, हाँ, जैसे आपका काजल, आंखों में काजल लगाते हैं लड़कियां, हाँ, या नजर नहीं लगे तो काजल, वो क्या करता है? 99% हीट एब्जॉर्ब करता है, इजंट इट? और वाइट कलर क्या करता है? 99% हीट रिफ्लेक्ट करता है, और बाकी का सब कलर उसके बीच में रहते हैं। तो किसी भी बॉडी के 3 पैरामीटर्स रहते हैं। ए, तो ए क्या होता है? QA अपॉन Q, दैट इज हीट एब्जॉर्ब अपॉन टोटल हीट। आर क्या होता है? हीट रिफ्लेक्टेड अपॉन टोटल हीट, और हीट ट्रांसमिटेड अपॉन टोटल हीट होता है। अगर आप देखोगे तो Q इक्वल टू क्या होगा? QA प्लस QR प्लस QT होता है। सबको डिवाइड बाय Q करूं तो ये Q अपॉन Q, ये QA अपॉन Q, ये QR अपॉन Q, और ये QT अपॉन Q। तो ये क्या होगा? 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? A प्लस R प्लस T। तो A प्लस R प्लस T कितना आएगा? 1 आता है। गॉट माय पॉइंट? तो ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि A प्लस R प्लस 1, A प्लस R प्लस T 1 आता है, इजंट इट? तो आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट, जो आइडियल ब्लैक बॉडी होता है, आइडियल ब्लैक बॉडी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आइडियल ब्लैक बॉडी, इसके बारे में हम फेरिस ब्लैक बॉडी वगैरह भी डिस्कस करेंगे। जो आइडियल ब्लैक बॉडी होता है उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है 100% होता है या 1 होता है। ए कितना होगा? 1। उसका R और T दोनों 0 होते हैं। आइडियल ब्लैक बॉडी एक ऐसी ब्लैक बॉडी होती है, प्रैक्टिकली आइडियल कोई ब्लैक बॉडी नहीं होती जो 100% हीट एब्जॉर्ब करे, कुछ ना कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होता है। पर आइडियल ब्लैक बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना होगा? 1। वो पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। ब्लैक बॉडी, उसको नाम ब्लैक बॉडी इसलिए दिया गया। देखिए जो भी कलर, अभी ये ग्रीन कलर शर्ट का आपको क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो भी हीट इसके ऊपर गिर रही है उसका पार्ट क्या कर रहा है? सब कलर से एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ ग्रीन कलर का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। ब्लैक बॉडी इसलिए है, तो जैसे मैंने बताया ब्लैक बॉडी क्यों है? क्योंकि वो कंप्लीट एनर्जी ही, टोटल हीट एनर्जी वो क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, इजंट इट? ये ग्रीन कलर शर्ट का क्यों दिख रहा है? क्योंकि क्या होता है? लाइट इसके ऊपर गिरता है तो ये बाकी सब कलर्स की लाइट एब्जॉर्ब कर देता है और ग्रीन कलर की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ब्लैक बॉडी क्या करेगा? सभी एनर्जी खुद खा लेता है, तो क्या हो जाएगा? नो रिफ्लेक्शन। हमारा सन भी जो है वो भी ब्लैक बॉडी है, वो भी सब एनर्जीज क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। हालांकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, पर आप याद रखो, सन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी, इजंट इट? उसके बाद देखिए कोई भी बॉडी है वो एनर्जी 2 तरह से रिलीज करती है। एक है ट्रांसमिशन, एक है एमिशन। क्या दोनों सेम है? नहीं। ट्रांसमिशन इट इज अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी। जब तक इंसिडेंट एनर्जी है तब तक ट्रांसमिशन होगा। एक बार इंसिडेंट एनर्जी खत्म हो गया तो ट्रांसमिशन भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एमिशन इट इज एन एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू टेम्परेचर। वो इंटरनल एनर्जी है बॉडी की। बॉडी क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसका इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा हीट रिलीज करेगा, इजंट इट? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कंटिन्यूसली जब तक उसका टेम्परेचर कंटिन्यूस until temperature
इज 0 केल्विन, यानी इम्पॉसिबल केस है। जब तक बॉडी का टेम्परेचर खुद 0 केल्विन तो कभी नहीं होगा, वो एमिशन कंटिन्यूस होते, वो इंटरनल एनर्जी के कारण निकल रहा है, कंटिन्यूसली निकलते जाता है, इजंट इट। तो बॉडी एनर्जी दो तरह से रिलीज करती है, एक है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन तब तक चलता है जब तक इंसिडेंट एनर्जी है, एमिशन तब तक चलेगा जब तक बॉडी का कुछ टेम्परेचर है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एमिसिव पावर के बारे में, किरचॉफ लॉ के बारे में, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेडिएशन के ऊपर डिपेंड है। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।